डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के वक्त राज्य आतंकवाद की जटिलता से जूझ रहा था। हालांकि आज भी वहां इस समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर पाना संभव नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्थानीय स्तर पर अक्सर पैदा होने वाली अराजकता और हिंसा की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो पृष्ठभूमि रही है, उसके असर में कुछ युवाओं को देखना दुखद है। उन्हें इस दायरे से बाहर लाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक सख्ती से लेकर नागरिकों को विश्वास में लेकर नई पीढ़ी को आतंकवादियों के जाल में फंसने से बचाने के लिए कई मोर्चों पर काम किया है। उसके असर भी देखने में आए हैं, लेकिन इस दिशा में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ख़ास तौर पर कुछ युवाओं को वहाँ जिस तरह सेना या पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है, वह पिछले कुछ सालों में एक जटिल समस्या बनकर उभरा है। प्रशासन की सख्ती के चलते इसमें थोड़ी कमी देखी गई, मगर इस पर पूरी तरह काबू पाना वक्त की ज़रूरत है, ताकि राज्य और वहाँ के लोगों को देश की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसी के मद्देनज़र सरकार ने अब जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों या सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। एक नए फैसले के तहत अब अगर वहां का कोई युवा इस तरह पत्थरबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा और साथ ही वह कोई भी सरकारी नौकरी में संशोधन कर सरकारी नौकरी के लिए CID की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र को जरूरी बना चुकी है। लेकिन अब नौकरी से पहले आवेदन के समय ही पहले की गतिविधियों के आधार पर पात्र मानने या नहीं मानने की व्यवस्था निश्चित रूप से पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी सख्ती है। इससे वहाँ के युवाओं को यह संदेश समझ जाना चाहिए कि अगर अपने भविष्य को अंधेरे में नहीं जाने देना है तो वे स्थानीय स्तर पर भड़काने वाले या फिर आतंकवाद का पोषण करने वाले लोगों के चंगुल से खुद को आज़ाद करें या फिर पासपोर्ट और नौकरी से वंचित होकर लाचार जीवन गुजारें। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें कम से कम सतह पर यही देखा गया कि वहाँ के लोगों के बीच इस मसले पर काफ़ी क्षोभ है और उनकी राय में बंटी हुई है। इस ऊहापोह का फ़ायदा उठाकर इलाके में सक्रिय आतंकवादी संगठन युवाओं और यहाँ तक कि किशोरों को भी बहकाकर उन्हें मामूली रकम के बदले सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते रहे हैं। जाहिर है अगर वहाँ के युवा पत्थरबाजी जैसे काम में खुद को झोंक देते हैं तो इसकी वजह अभाव की ज़िंदगी भी हो सकती है, जिसमें उनके लिए थोड़े पैसे
मायने रखते होंगे। हो सकता है कि अगर उन्हीं युवाओं को रोजगार या काम धंधे में अपनी ऊर्जा लगाने का मौका मिले तो वे आतंकवादियों के बहकावे में नहीं आए, तो पत्थरबाजी में लिप्त रहने वालों को पासपोर्ट और नौकरियों से वंचित करने का सरकार का फैसला सही हो सकता है। लेकिन इसके समानांतर अगर सहज माहौल में किशोरों की पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए तो आतंकवादियों के संजाल में फंसने वाले युवाओं के मामले में एक दीर्घकालिक हल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। पाई पैराचेंज स्कूली गतिविधियां फिर से शुरू होना सुखद संकेत है। अब पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। हालांकि पंजाब को छोड़ दूसरे राज्यों ने फिलहाल बड़ी कक्षाओं के लिए ही यह कदम उठाया है। पंजाब में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल जाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और हरियाणा में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोला गया था। राज्यों ने यह फैसला अपने यहाँ महामारी की स्थिति को देखते हुए उठाया है। ज़्यादातर राज्यों में अब रोज़ाना संक्रमण के मामले काफ़ी कम हो गए हैं। दूसरी लहर के दौरान लगाई गई पाबंदियां भी लगभग हटाई ही जा चुकी हैं। फिर ऐसे में सिर्फ स्कूलों को ही बंद रखने का कोई कारण नज़र नहीं आता। हालांकि अभी महामारी का खतरा टला नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगस्त से अक्टूबर के दौरान रोज़ाना संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर चौंका सकता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जीवन से जुड़ी गतिविधियों को अब हमें इन्हीं संकटों के बीच रहते हुए चलाना है। गौरतलब है कि स्कूलों को बंद रखते हुए पढ़ाई लिखाई का काम आसानी से चल नहीं पा रहा था। भारत जैसे देश में हर परिवार के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं है कि हर विद्यार्थी घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने में सक्षम हो। आबादी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसलिए स्कूल जाकर ज्ञान अर्जित करने का जो पारंपरिक तरीका है उसका कोई विकल्प फिलहाल है नहीं। वैसे भी ज्ञान देने और हासिल करने की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी का आमने सामने जो संवाद होता है वह ऑनलाइन पर संभव ही नहीं है। पिछले 1.25 साल का अनुभव बता रहा है कि स्कूलों के बंद रहने के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलीं तो ज़रूर, लेकिन विद्यार्थियों को उनसे वह हासिल नहीं हो सका जो प्रत्यक्ष कक्षाओं में हो रहा था। हालांकि यह वैकल्पिक व्यवस्था मजबूरी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि साल भर पढ़ाई ही नहीं करवाई जाती। फिर शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षण नया प्रयोग ही था जिसमें कई व्यावहारिक अड़चनों का भी सामना करना पड़ा। फिर ऑनलाइन शिक्षण में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएं तो बंद ही रहीं। ऐसे में यह पढ़ाई आधी अधूरी ही हो पा रही थी। इतना ही नहीं, स्कूलों के
बंद रहने से विद्यार्थी मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए अब स्कूलों को और बंद रख पाना बड़ा मुश्किल हो चला था। स्टॉप।